हेलो। मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से सीएससी कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 थी। और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2, जो कि प्रोबेबिलिटी का है। और इस एक्सरसाइज में हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और लाइन बाय लाइन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैंने इधर प्रिपरेशन पहले से करके रखी हुई है, मैंने सारे क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर दिए। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि अगर हमें पीए की प्रोबेबिलिटी दी गई है 3/5 और पीबी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो हमें पूछा जा रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ दिया हुआ है ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी होती है। तो ये हम डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्योंकि इस एक्सरसाइज में कार्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं एक इंफॉर्मेशन पहले देना चाहता हूँ कि जैसे कार्ड्स होती है, हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। 26 ब्लैक और 26 रेड। उस 26 ब्लैक और रेड में हमारे पास चार होते हैं। चार में चार वैरायटीज होते हैं, क्लब्स होते हैं। जैसे पहला होता है स्पेड, स्पेड होते हैं, क्लब्स होते हैं, डायमंड्स होते हैं, और एक और होता है लव बिस्कुट। तो ये चार कैटेगरी होते हैं। और तो इसमें हमें चार कैटेगरी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और इनमें भी हमारे पास और होते हैं। जैसे हमारे हर एक में तीन फेस कार्ड होते हैं। उनकी नंबर 13, 13, 13, 13, 13 है। जिसमें तीन फेस कार्ड होते हैं, जैक, किंग और क्वीन। और एक होता है हमारा एस। और और जो होते हैं 2 to 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, तो टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। नाउ हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 52 कार्ड्स दिए हुए हैं, ऑल्सो से टू कार्ड ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं तो उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। और हमें पूछा गया है प्रोबेबिलिटी निकालो बोथ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो हम लोग पहला का देखेंगे कि फर्स्ट कार्ड ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी इजी है, 26/52, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो 26 ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी होगी 26/52। क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो एक कार्ड डेक से बाहर निकल गई हो गई, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 51 हो गए। और ब्लैक कार्ड्स के नंबर 25 हो गए। तो हम लोग जब सेकंड कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 25/51। और हम लोग को दोनों का पूछा, बोथ आर ब्लैक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है। तब उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 25/102। तो ये ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, both of a box of orange is inspected by examining three randomly selected oranges drawn without replacement। सेम जैसे हम कार्ड्स को कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑरेंज को करेंगे। इफ ऑल थ्री ऑरेंजेस आर गुड, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट्स रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स containing 15 oranges out of 12 are good and 3 are bad ones will which bad ones will be approved for sale। तो हमें बस इतना बताना कि अगर कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स सेल होगी कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हम आगे इसमें करते हैं।
तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 15 है, जिसमें से गुड ऑरेंज के नंबर 12 है और बैड ऑरेंज के नंबर 3 है। तो कंडीशन है, अगर 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस आर ड्रॉन, तो वो बॉक्स पास कर जाएगा। ठीक है, सेल के लिए पास कर जाएगा। तो हम वो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे कि पहली ऑरेंज जो हम निकाल रहे हैं वो अच्छी निकले, फिर दूसरी ऑरेंज निकाल रहे हैं वो अच्छी निकले, और तीसरी ऑरेंज निकाल रहे हैं वो अच्छी निकली। तो मान लो हम पहली ऑरेंज निकालते तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ पे 12 है गुड, यहाँ पे 11 होंगे। द सेकंड टाइम निकालेंगे तो एक निकल गई होगी, तो दूसरे बार 11 होगी और 10 होगी। और वही हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने होंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस यहाँ 15 है, यहाँ पे एक कम हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो वैसे ही करके तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ, तो हमें पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी की बॉक्स सेल हो पाएगी कि नहीं। तो जो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 44,191 आएगी। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस, लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी इफ द इवेंट दैट थ्री अपीयर्स ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। तो हमारे पास क्या कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने की, कि अगर हमारी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन देखें, और उसका उसका वैल्यू अगर इस पी ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, तभी तो वो हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट होती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो हमारी सैंपल स्पेस में हम देखते हैं कि हेड वन से लेके हेड सिक्स तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हेड में आए, और टेल वन से टेल सिक्स तक आ सकती है। तो हमें पहली बार में पूछा जा रहा है कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए की हमारी सैंपल स्पेस जाएगी H1 से H6, क्योंकि हमें हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन देखना है। और बी में हमारे देखना है कि थ्री अपीयर्स ऑन द डाई। थ्री अपीयर्स कौन से केस में, दो ही केस में होंगे, एक हेड के साथ अपीयर होगी, एक फेस के साथ अपीयर होगी। तो हम जब प्रोबेबिलिटी ए की निकालेंगे और जब प्रोबेबिलिटी बी की निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि ए की प्रोबेबिलिटी हाफ आ रही है और बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ रही है। और हम अब देखते हैं कि दोनों में से इंटरसेक्टिंग केस कौन सा है। तो बस एक H/3 की केस ही होगी जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारी ए इंटरसेक्शन बी की केस में बस एक ही केस आ रहा है पूरे 12 केस में, जो कि जो कि वैलिड है ए इंटरसेक्शन बी के केस में। तो हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो उसकी वैल्यू 1/12 आती है। और फिर अब हम चेक करेंगे कि ये ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं, ए और बी। उसको इसको चेक करने के लिए हम ए और बी की ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हम जब उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1/12 भी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ए और बी यहाँ से इंडिपेंडेंट है। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event that the number is even and B be the event that number is red. A and are A and B independent? तो हमारे पास एक डाई है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक डाई है। इस सामने के मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, तो ये इसकी कलर रेड है। ठीक है, और ये इसके बैक को बना रहे हैं, तो ये बैक है। और इसमें 4, 5, 6, इसकी कलर ग्रीन है, ये रेड है। तो हमें पूछा जा रहा है कि एक इवेंट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि द नंबर इज इवेंट, वो मतलब बिना इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ ऑन द फेस ऑफ द डाई हमें बताना है कि नंबर इवन है कि नहीं। ए के सैंपल से आ जाती है 2, 4, 6। और बी भी द इवेंट दैट द नंबर इज रेड, तो बी इवेंट है जो नंबर इज रेड, तो नंबर रेड होगा, तो 1, 2, 3 आएगा। तो बी की इवेंट में ये आ रहा है। और दोनों में जो कन्वर्जिंग केस होगा वो बस 2 होगा, क्योंकि एक 2 ही ऐसा नंबर है जो दोनों केस में लाई कर रहा है।
तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/6 होगा। सिमिलरली ए और बी की का केस में हमारे पास तीन तीन वैल्यू तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 आएगी। जब हम पी ए इंटू पी बी का वैल्यू निकालते हैं तो वो 1/4 आती है, जो कि पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं होगी। तो हम ये नहीं तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो क्वेश्चन 6 में हम आते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है? लेट ई एंड एफ बी द इवेंट विथ प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी एफ इक्वल टू 3/10। हमें टी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वो है 1/4। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, तो हमें सिंपली चेक करना है कि जो ई और एफ की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है वो पी ई एंड एफ की इंटरसेक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है यहाँ पे। ये एक सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बस कैलकुलेट करके निकालना था, और इसमें अभी ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, बस सिंपल सी है। सेवेंथ क्वेश्चन में हम आते हैं। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए की वैल्यू हाफ है और पी ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 है एंड पी बी की वैल्यू टी है। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड, इफ दे आर इंडिपेंडेंट। तो फर्स्ट केस में हमने देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मतलब है कि ये दो इवेंट है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो यही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब। डेफिनेशन आप जैसे जान सकते हो, दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी के केस में देख सकते हैं कि वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब पी की सारी वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं तो पी की वैल्यू हमारी 1/10 आ रही है। सेकेंड केस में हमें देखना है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू है कि नहीं। तो सेकेंड केस में जब हम करते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी/2। जब हम ये चीज के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारी इंडिपेंडेंट वाली फॉर्मूला है, जो हम इंडिपेंडेंट में यूज करते हैं। इक्वल टू पी/2 इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और वापस उसी इक्वेशन, पुरानी जो इक्वेशन थी ये वाली, उससे पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो उसकी बाद हमें जब कैलकुलेशन करके हमारी पी की वैल्यू यहाँ होगी। आठवें क्वेश्चन में भी चलते हैं। आठवें क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ पी ए इक्वल टू 0.3 एंड पी बी इक्वल टू 0.4। फाइंड फर्स्ट पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड पी ए यूनियन बी, थर्ड पी ए कंडीशन बी, फोर्थ पी बी कंडीशन ए। हमें यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन है? पी ए की वैल्यू गिवन है, पी बी की वैल्यू गिवन है, और ये बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए और बी जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी पी ए इंटू पी बी के बराबर होगी, जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन है। और तो हम जब ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू हमारी 0.12 आती है। फिर उसके आगे हम पी ए यूनियन बी की फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी की वैल्यू
उसके फॉर्मूले से निकालेंगे पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू हमारी 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12 0.58 है। थर्डली हमें निकालनी है पी ए कंडीशन बी। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, तो उसको यूज करते हुए हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी पी ए कंडीशन बी बाई पी बी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है। जो बी जो होता है वो नीचे आएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ये ए कंडीशन बी है, ए कंडीशनल बी है। तो अगर जैसे ए कंडीशनल बी होगा तो ये तो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन रहेगा, और जो इस साइड रहेगा वो नीचे आ जाएगा। वही जो ये कॉमन रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, और जो इस साइड रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो अब जब हम इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे और पी बी की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0.3 आएगी। फोर्थ में पी बी कंडीशन ये है, वापस हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए, पूरी वैल्यू सारी पुट करेंगे और उसकी वैल्यू हमारी 0.4 आएगी। एथ क्वेश्चन में हमारा होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में हम आता हूँ। तो नाइन्थ क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। तो पहले तो ये समझना नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या है। अगर हमारे पास अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है इज ए, और अगर इसका मतलब या और इसका मतलब और इसका मतलब होता है नॉट ए। अगर डायग्राम वेन डायग्राम से समझे तो अगर हमारा ये ए है, ये अगर सर्कल में ए है तो हमारा ये नॉट ए होगा। ठीक है। तो हमें जब बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, हम नॉट ए एंड नॉट बी, एंड में हम लोग इंटरसेक्शन यूज करेंगे एंड के लिए, और यूनियन यूज करेंगे और के लिए। एंड और मतलब दोनों, एंड मतलब दोनों में, दोनों जब साथ में हो, और होगा मतलब अकेले, कोई एक भी होगा तो ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/2 के बराबर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8 के बराबर। हमें देखना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए, ये नहीं, प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। वी नो दैट ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अ, जब हम ए यूनियन बी के ऊपर पूरा होल बार लाते हैं, तब ए बार, तब स्प्लिट होके ए बार साइन चेंज करके इंटरसेक्शन, अगर ये ऊपर रहेगा तो वो नीचे हो जाएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर हो जाएगा, और बी पे बार आ जाते हैं। तो हम इसको रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज आएगी। तो हम ये जब जानते हैं तो हम ये फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला से
प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालेंगे, और उसकी वैल्यू हमारी पास जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से 5/8 आएगी। तो जब जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन का वैल्यू 1 - 5/8 3/8 होगा, और ऊपर से हम ये डिड्यूस कर ही चुके हैं कि जब हम इसकी ए यूनियन बी की वैल्यू हमारी और ए ये इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू हमारी 3/8 के बराबर होगी, जो हम यहाँ से लिख रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के यूज करके। तो हम नीचे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप जैसे देख सकते हैं, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 7/12 है, एंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी की वैल्यू 1/4 है। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें उसकी वैल्यू 1/2 दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 7/12 दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन नॉट ए और नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन नॉट ए यूनियन और नॉट बी इक्वल टू 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम वापस इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से लिखेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन्स डी मॉर्गन्स थ्योरम से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वापस इसको रिवर्स लिख के इसको यूज करके 1/4। और जब हम जानते हैं कि हमने ये हमें पता है कि ऑफ ए बार इक्वल टू 1 - इसका यूज करके हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ए इंटू बी की वैल्यू 1/27/12 7/24 आ रही है, ठीक है, और 3/4 हमारी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू तो बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि अपनी ए और बी वाली इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी एक सिंपल सा सवाल है। दिया हुआ है कि गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पहले दिया हुआ टू इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसमें प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.3 है और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0.6 है। तो हमें पूछा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी पी ए एंड बी। फर्स्ट में हमें पूछा है ए एंड बी की वैल्यू, सेकेंड में पूछा गया हमारा ए एंड नॉट बी, थर्ड में हमें पूछा गया है ए और बी,
फोर्थ में हमारे पे कुछ आ गया, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें यहाँ पूछी गई हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ए एंड बी की मतलब होती है ए इंटरसेक्शन बी, और उसकी वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है इन बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी पी ए इंटू पी बी। तो पी ए की वैल्यू हमारी 0.3 है, पी बी की वैल्यू 0.6 है हमारी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.18। तो पी ए इंटू पी ए एंड बी की वैल्यू हमारी आ रही है 0.18। सेकेंड हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी। ठीक है, ए एंड नॉट बी का अगर हम विजुअलाइजेशन के मतलब मेन डायग्राम के थ्रू देखें, तो अगर हमारा ये ए है, ये ए है, टोटल ए है। ठीक है, ये टोटल ए है। ठीक है, और इस बस हम देख सकते हैं, तो अगर हमारा ये ए है और ये भरा हुआ ए है, नॉट भी इसके जो बाहर का एरिया है वो है। मतलब ये जो सर्कल है बी का, इसके बाहर का एरिया नॉट बी होगा। तो उस नॉट बी के साथ जो अपने नॉट बी है, उसमें हमारा कुछ ए के साथ एरिया बराबर इक्वल आएगा। बट ये जो एरिया है, जो ये बीच का एरिया है, वो हमारा बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी बी का कुछ पार्ट है। ये जो बी है उसका भी तो यहाँ पे कुछ पार्ट होगा, इतना ये बी है, तो उसका भी यहाँ पे कुछ पार्ट होगा। तो हम पी ए और पी बी, पी ए से हम जब अगर ये बी वाला जो पार्ट है वो अगर हटा दें, तो हमारी वही बी ए एंड नॉट बी की इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी, है कि नहीं? तो आगे चलता हूँ मैं, हमारी ये सेकंड पार्ट भी हो गई। थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारी है पी ए यूनियन बी। तो पी यूनियन बी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही पुराना रहता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में आ चुकी है, और पी ए और पी बी की वैल्यू गिवन है।
हम उस वैल्यू को एज ऑर्डर वाइज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि है 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18 इक्वल टू 0.72। अब फोर्थ केस देखेंगे, पी नाइदर ए नॉर बी। इसको भी अगर वेन डायग्राम से हम विजुलाइज करें, नॉट ए का मतलब हो गया हमारा ठीक है, और नॉट भी होगा, नॉट भी अपना ये पार्ट, नॉट भी ये पार्ट। तो अगर हम इसको विजुलाइज करें, तो जो हमारी कॉमन रीजन आ रही है वो अपनी ये जो अपनी ए यूनियन बी वाली कॉमन रीजन है, ये वाली कॉमन रीजन ए यूनियन बी, उसको एक्सक्लूड कर दें, तो वो जो एरिया जो बच्चा यूनियन के अलावा, उसको बोलते हैं, और उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर एंड नॉर बी। तो अब इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछ रहा है, डाइस इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो हम एक डाइस को 3 बार थ्रो करेंगे, और उसमें बोला जा रहा है कि आउट ऑफ ऑल सिक्स 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 आउटकम्स, जो इनमें तीन तीन बार अलग अलग आएंगी, छः छः छः, तो उनमें से बोल रहा है कि हमें ऑड नंबर एटलीस्ट वंस चाहिए। तो अगर इसको हम लोग ऐसे विजुलाइज करें कि हमें निकालना क्या है, कि हमें निकालना है ऑड नंबर एटलीस्ट वंस, तो हमें एक एक बार प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑड नंबर एक बार आए, दूसरी बार हो सकती है कि 2 बार में आ जाए, पहली बार में आ सकती है, दूसरी बार में भी आ सकती है, तीसरी बार में भी आ सकती है, तो तीनों बार आ जाए। पर अगर हम इसको निकालना चाहते तो ये हमारी ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाएगी, हमें 216 केसेस को ऐसे विजुलाइज करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, आप कुछ समझ सकते हो। तो हम इसको वापस उसी थ्योरी से करेंगे जिस थ्योरी से हम ये सब क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, मतलब हम लोग क्वेश्चन को मोड़ेंगे तोड़ेंगे और अलग तरीके से बनाएंगे। तो हम इसको समझते हैं कि हमें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो हम अगर इसको देखें कि अगर हमारे पास 0 टाइम्स है, तो उसकी तो पूरी विपरीत आएगी प्रोबेबिलिटी, तो उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी 1 माइनस पी गेटिंग ऑड नंबर 0 टाइम्स। ठीक है, और यही चीज को हम लोग फिर वापस उसी सेम चीज लिखी हुई है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑल 3 टाइम्स। तो इवन नंबर ऑल 3 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फर्स्ट टाइम भी आए, इवन नंबर सेकंड टाइम भी है, और इवन नंबर थर्ड भी टाइम भी है। तो एक डाई में 3 इवन नंबर्स होते हैं, 3 ऑड नंबर्स होते हैं, और टोटल नंबर होते हैं 6। तो हमारी जब पहली बार में इवन नंबर आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी, दूसरी बार में भी 3/6 होगी, और तीसरी बार में भी 3/6 होगी। और तीनों की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑल 3 टाइम्स। ठीक है, तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी हमारी 1/8। और वापस जब हम इसको वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है ये वैल्यू है गेटिंग प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर ऑल 3 टाइम्स की वैल्यू
प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर 0 टाइम्स के बराबर है। और जब हम इस वैल्यू को इधर पुट करें, 1/8 को इसमें पुट करेंगे, तो जो वैल्यू हमारी आएगी वो इसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर थ्राइस के बराबर होगी। और ये तीनों चीज किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। तो हमारी वैल्यू आ गई क्या? हमारी 7/8 आ रही है, जो कि वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस के बराबर है। हमारी 13 क्वेश्चन हो, 12 क्वेश्चन हो गई हमारी 13 क्वेश्चन में। तो 12 हमारी हुई, हाँ 13 क्वेश्चन में, 13th नंबर क्वेश्चन में, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। हमारे पास एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स है प्लस 8 रेड बॉल्स है। ठीक है, इस बॉक्स में हम लोग बॉल्स को निकाल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। मतलब अगर हम, मान लो मैंने एक ब्लैक बॉल निकाला तो उसको वापस फिर रख दिए, निकाला और रख दिए, तो उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। और अगर हमने मान लो कि एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल लिया और खुद के पास मैंने रख ली, वापस रखा नहीं, तो उसको बोलते हैं, हम बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। वैसे विथ रिप्लेसमेंट का एक एग्जांपल देखोगे कि मेट्रो स्टेशन में तुम्हारे से टिकट लेते हैं और उसको फिर वापस रख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। और अगर तुम्हारे को ऐसे फ्री में आइसक्रीम बांटे जाए एक डिब्बा से, तो तुम उसको तो वापस रखोगे नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, समझेंगे क्या हो रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 10 है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स 8 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है, क्योंकि 10 + 8 = 18 दिया नहीं रहता, निकालना पड़ता है। फर्स्ट तो हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पूछा रहा, बोथ बॉल्स आर रेड। तो जब हम देखेंगे बोथ बॉल्स आर रेड, तो उसमें क्या होगा, 8 बॉल रेड थी ना, और तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/18। और सेकेंड टाइम भी जब निकालो तो प्रोबेबिलिटी 8/18 इस क्यों आ रही है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट, तो काउंटिंग टर्म नहीं होगी। 8 के 8 रेड बॉल रहेगी और 18 टोटल बॉल्स रहेंगी। ठीक है, तो हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू 4/9 16/81 होगी। सेकेंड केस में हम देख सकते हैं, हमारी जो पहली बॉल होगी वो ब्लैक हो और सेकेंड बॉल रेड। हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी थी, 10। ठीक है,
और रेड बॉल्स हमारे पास है 8। तो जब हम पहली बार प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल्स की देखेंगे तो 10/18 होगी। और जब सेकेंड टाइम हम रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/18 होगी। वापस 18 क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा, तो नंबर ऑफ बॉल्स एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है, इससे नंबर ऑफ द बॉल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगी पहले जैसी। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 20/81। ठीक है। अब थर्ड केस में चलते हैं। 21 बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। ठीक है। तो इधर ये केस अच्छा है कि 1 बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 बॉल इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 10/18 इंटू 8/18 बस 20/21। पर ये हो जाएगी काम में गलत, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ब्लैक और रेड बॉल है उसकी हम पेयर को हम इंटरचेंज करके भी तो लिख सकते हैं, रेड बॉल इंटू ब्लैक बॉल। तो दो केसेस बन रही है यहाँ पे, केस 1 और केस 2 है। ठीक है। जब दो केसेस बनी तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डबल हो जाएगी ना कि 1 बॉल इज ब्लैक अदर इज रेड। दोगुनी प्रोबेबिलिटी होगी पहले से। ठीक है। 2x प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो पहले का देख, तो पहला हमारा प्रोबेबिलिटी 10 सेम ही आएगा, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की और सेकंड केस की 10/20/81 और 20/81। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, 14th क्वेश्चन ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पहले ही दिया हुआ है, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ए और बी। ए मान लो ए एक बंदा है और बी एक बंदा है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी दी हुई है 1/2 है, एक की 1/3 है। मान तो इसका ये मतलब है कि अगर इसको दो क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसमें ये पक्का है कि एक बना ले, और इसको तीन क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसमें पक्का वो एक बना लेगा। ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि अगर वो दोनों को अगर एक ही सवाल दें, मान लो ये एक ही सवाल उनको दिया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि पहला पूछ रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी करे पर कर दे। और सेकंड होगा कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो ए करे तो बी नहीं करेगा, ए करे तो बी नहीं करेगा, बी करे तो ए नहीं करेगा। ठीक है। तो पहला केस तो इजी है, सरल है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो दोनों का यूनियन लेके हम सॉल्व, दोनों का हम देखेंगे ए और बी होगा कि ए और बी प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो मतलब ए और बी में से कोई भी कर लो। ठीक है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी हमें निकालने बोल रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ से हम देखेंगे कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ए यूनियन बी, विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और क्योंकि इंडिपेंडेंटली वर्क करे तो हमें पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू में 1/6 पता चल गई, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है पी ए इंटू पी बी। तो इधर से हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, 2/3। ठीक है। नो, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में जैसे मैंने बताया था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम द सॉल्व द प्रॉब्लम। केस वन की अगर ए सॉल्व कर दे और केस टू हमारे होगा कि बी सॉल्व करे, तो केस वन सॉल्व करेगा तो उसमें बस इस पार्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये पार्ट। ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये इतना पार्ट हम कंसिडर कर लेंगे बस। ठीक है। और इस केस में हम बस ये पार्ट कंसिडर करेंगे।
ये पार्ट है। तो केस में अगर तुम देखो तो ये सॉल्व कर, तो ये इसको हम क्या लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? एक स्मार्ट बच्चे की तरह अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये पी ए का पूरा पार्ट है तो माइनस बी ए इंटरसेक्शन वाला बी पार्ट हटा दो तो बस इतना सा बचेगा। स्मार्ट बच्चे की तरह हमने ये लिख लिया। और सेकंड में देखोगे तो वही चीज है। अगर हम पी बी का लिखने जाए तो वो हो जाएगी क्या? पी बी में हाँ हाँ, हाँ, तो हम अगर इसके लिखने जाए तो हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। स्मार्ट बच्चे की तरफ से ज्यादा टाइम लगाना नहीं सॉल्व करने में, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो हम ये तरीका अपना सकते हैं। और हमें जो रिक्वायर्ड है कि दोनों में से कोई एक भी कर दे तो हम दोनों केस को ऐड कर देंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों केस को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। मतलब ये दो बार माइनस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/3, 1/2। ठीक है, 1/3 1/3 कट गया और 1/2 को। तो अब हम 15वें क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोले जा रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। पूछा रहा है कि ई और एफ जो केसेस दिए हुए हैं उनमें से देख बताना ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट केस हम देख रहे हैं ई के सी में। हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ये स्पेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? स्पेड मैंने जस्ट बताया था कि चार ग्रुप होते हैं तो उसमें से एक ग्रुप स्पेड होता है। तो वो स्पेड को स्पेड होता है तो उसको बोलते हैं क्या क्या होता है वो? एक ऐसा होता है। ठीक है, एक होता है स्पेड ये क्लब होता है, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है और एक स्पेड होता है। स्पेड का कैसा रहता है डायलॉग? स्पेड होता है एक ऐसा डायग्राम याद नहीं आ रहा, बट स्पेड एक और होता है तो वही। तो वो वन ऑफ द ग्रुप है, 13 13 13 के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेड होता है तो उसका 13 में 52 प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। और एस की जो प्रोबेबिलिटी होगी, एस मैंने जैसे बताया था फर्स्ट नंबर को हम एस बोलते हैं। एस मतलब पहला नंबर होता है, नंबर वन। और इसकी एक टोटल चार होते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना आएगा हमारा? 4/52, 1/31। अब हमें इनमें देखना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो अगर हम देखें एस इंटरसेक्शन स्पेड, हमारे पास एक ही एस होगा स्पेड में, एक ही एस होगा एक स्पेड में। ठीक है, टोटल चार होते थे, हर एक ग्रुप में एक एस होता है तो स्पेड में भी एक ही एस होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 1/52। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारी वैल्यू क्या है? 1/13 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/52, जो कि इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है।
सेकेंडली हमारे पास था कि ई की इवेंट अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक्स। तो हमारे पास जैसे मैंने बताया था कि रेड कार्ड 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड 26 होती है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड इक्वल टू कितना होगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड की 27/52 मतलब हाफ, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, किंग हमारे पास कितना होगा, किंग भी हमारे पास चार ही होते हैं। अ, हर एक ग्रुप में एक किंग होगा, ठीक है। तो किंग हमारे पास पूछ रही कितना है, तो 4/52 1/30 का। अब पूछ रहा है कि ब्लैक भी हो और किंग भी हो, ब्लैक भी हो और किंग भी हो। तो हर एक ग्रुप में अगर एक ब्लैक हो एक किंग होता है, और हमारे पास अभी दो ग्रुप होंगे क्योंकि ब्लैक में 26 कार्ड्स हैं, तो हमारे पास दो किंग होंगे। तो 2/52 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, जो कि इसकी वाली 1/26 के बराबर होगी। अब चेक करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो हम अगर इसको देखें तो 1/2 × 1/13, जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1/26, जो कि इस वैल्यू के बराबर है। तो ये वाली केस में भी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ई और एफ। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, किंग और क्वीन। तो हर एक पूरे 52 के डेक कार्ड्स में, 52 डेक कार्ड में चार किंग और चार क्वीन होती है। तो टोटल नंबर कितने हुए इनके, एक है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 8/52 मतलब 2/13, ठीक है। और यहाँ पे एफ की देखें तो प्रोबेबिलिटी क्वीन और जैक, जैक भी हमारे पास होता है, तो सेम लाइक नंबर ऑफ किंग एंड नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन भी हमारे पास चार है, जैक भी चार है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी टोटल नंबर होगी 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई हमारे पास 2/13 आ रही है। अब एक second। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ई और एफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन है, तो इसमें बस यही पूछा है कि नंबर ऑफ क्वींस कितनी है, क्योंकि उधर भी किंग क्वीन पूछा, और यहाँ पे पूछा क्वीन और जैक, दोनों में कॉमन क्या है, बस क्वीन। नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, हमारे पास चार है, तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13, और जब हम वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2/13 इंटू 2/13, तो 4/169, जो कि इस वैल्यू के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको लेंगे नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम नीचे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। इसमें बोल रहा है कि ना हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। एक बना लेते हैं हम लोग, वेन डायग्राम है हम, ये इंग्लिश पढ़ने वाले और ये हिंदी पढ़ने। तो बोल रहा है कि जो 60% बच्चे हैं, वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 60% बच्चे यहाँ पे हिंदी न्यूज़पेपर है, ठीक है। और 40% है वो इंग्लिश पढ़ते हैं, और 20% जो बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम पहले पर सिंपल सा यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो कि 60% है, मतलब 0.6 की प्रोबेबिलिटी है कि वो
हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े, और 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश पढ़े, और दोनों पढ़ने की 0.2 की प्रोबेबिलिटी है। दोनों पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 0.6, तो इसकी तो वही 0.4 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इसकी 2। ठीक है, तो टोटल हमारी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.8 आ रही है। तीनों को ऐड कर दो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 आएगी। ये दोनों पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इधर हिंदी और इंग्लिश, या तो दोनों नहीं पढ़े, मतलब ना 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 हिंदी पढ़ रहे होंगे ना इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 1 माइनस जो टोटल, जो मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं उसके बराबर आ जाएगी। 1 - 0.8, उसकी वैल्यू 0.2 है। सेकेंडली पूछ रहा है कि इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर कोई बच्चा जो हिंदी पढ़ रहा होगा, जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी की वो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वो इंग्लिश भी पढ़े। ठीक है, हमें यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, E/H की, ये कॉमन होती है और H नीचे आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/3 होगी। सिमिलरली हमारे पास बोला जा रहा है कि जो बच्चा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, जो बच्चा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, उसकी क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे यहाँ को आएगी, जो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे भी है, प्रोबेबिलिटी हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू हाफ आएगी जब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, और 17 और 18 क्वेश्चन आपके पास। वेट, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टम में। तो ये 17th और 18th क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑफ ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई रोल। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई, तो मतलब एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि हमारे पास 2 है, और उस हमें बोल रहा है कि दोनों डाई में एक ही पेयर है, 2 और 2। तो वैसा तो बस एक ही केस होगा, मतलब टोटल 36 नंबर केस होते हैं, बट उसमें बस एक ही केस होगा कि ऐसा हो। तो हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36, जो कि एक सिंपल सी क्वेश्चन। ठीक, अब हम 18 क्वेश्चन में चलेंगे। ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है। टू इवेंट्स है, ए एंड बी इज इंडिपेंडेंट, विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये नहीं हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट होने का है मतलब ये नहीं होता कि ए इंटरसेक्शन बी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वो दोनों एक ही है। और ये पी ए इक्वल टू पी भी नहीं होगी, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्योंकि पी ए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कुछ होती है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसे देखने से सॉल्व करने के बाद हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है, उसमें हम लोग बस मॉड्स, जैसे हमारे पास ए है और बी है, तो उनमें हम बस मॉड ए और मॉड बी से रिप्लेस करके जब देखेंगे तो हमारे पास यही ऊपर वाली कंडीशन आएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज 13.2। अगले टाइम हम लोग एक्सरसाइज 13.3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहें। बाय।